स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारे पास सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम सोल्यूट को सोलवेंट में डिसोल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसकी कुछ एग्जांपल्स को रीड आउट कर लेना है कि सॉलिड इन सॉलिड जब हम बनाते हैं सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, ये सभी आप लोग पेयर्स बना सकते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। उसकी एग्जांपल्स प्लीज आप लोग बुक से अभी उनको जरूर रीड कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर मेन टॉपिक पर आते हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन की अगर हमें कंसंट्रेशन सोल्व करनी हो तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज उसमें यूज होते हैं वो मैं आपको सभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आती है मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट। अगर हमें किसी कंपोनेंट की मास परसेंटेज सोल्व करनी है तो सिंपल है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो इसका यूज ज़्यादातर ऐसे होता है कि आप लोगों को मास परसेंट दी होती है तो फिर उसको हमने कैसे यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए हमें बताया है कि वी हैव द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन दैट इज दी 10% वेट बाय वेट, यानी कि मास परसेंट दी हुई है, मास बाय मास, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है इन दी 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। जितनी भी मास परसेंटेज दी हुई है उतना ही उस सब्सटेंस का गिवन मास हो जाएगा और 100 ग्राम होगा सोल्यूशन का मास। अगर हमें सोलवेंट का मास सोल्व करना है तो हम 100 में से मास ऑफ दिस सब्सटेंस को कर देंगे माइनस, तो हमारे पास सोलवेंट यानी कि वाटर का मास आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग सेम टू सेम वॉल्यूम परसेंटेज को डिफाइन कर सकते हैं। बस आप लोगों ने मास की जगह पर सभी जगह पर वॉल्यूम यूज कर लेनी है, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो फिर इसी में एक इंपॉर्टेंट और आती है टर्म, दैट इज दी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट्स पर मिलियन को हम पीपीएम के साथ शो करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास, ये तो सेम हो गया, इनटू 100 की जगह हम क्या करेंगे 10⁻⁶ दैट इज द मिलियन, ठीक है। मल्टीप्लाई विद हम करेंगे 1 मिलियन के साथ। तो इसको कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए आपको दिया है किसी सब्सटेंस ए की पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज दी, इसकी हमें दी हुई है 3 ppm। तो इसका मतलब क्या है कि दिस सब्सटेंस का 3 ग्राम प्रेजेंट है 1 मिलियन ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में। जैसे उसमें था वो मास उस सब्सटेंस का 100 ग्राम में था सॉल्यूशन के, यहाँ पर 1 मिलियन ग्राम में होगा, यानी कि बहुत ही लो कंसंट्रेशन वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए हम पार्ट्स पर मिलियन वाली जो है फॉर्म, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज दी मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या चीज है? मोलैरिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अगर ml में है तो हम ऊपर रख देंगे 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं सोल्यूट के, उसको हम बोल देते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी में जो मोल्स ऑफ सोल्यूट का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू द गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, ठीक है। तो ऐसे हम इसे सोल्व कर सकते हैं। सभी फार्मूलास को अच्छे से याद कर लेना। और अगर हमें किसी की मोलैरिटी दी हो, जैसे यहाँ पर दी है 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि 2 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट है इन दी 1000 ml ऑफ दैट सोल्यूशन। तो ऐसे हमें यहाँ से मोल्स भी मिल जाते हैं और सोल्यूशन की वॉल्यूम भी मिल जाती है, इसे हम आगे यूज कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास आती है मोलैलिटी, ठीक है। सो मोलैलिटी सेम है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या आ गया, मास ऑफ द सोलवेंट। तो यहां पर क्या रखेंगे, मास ऑफ द सोलवेंट रखेंगे, ठीक है। इनटू हम कर देंगे 1000, वो सेम है, ठीक है। तो जैसे हमें इसको हम छोटे m के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल m के साथ। तो 2m ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस 2 मोल्स इन द 1000 ग्राम सोलवेंट में है। और दूसरी बात, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, बट जो मोलैरिटी थी ऊपर वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। दिस इज इंडिपेंडेंट, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। ये भी पूछा जाता है पेपर में, क्लियर है। इसके बाद है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हम सब्सटेंस की x के साथ शो कर सकते हैं। वैसे इसके लिए एक यहाँ पर अलग सिंबल होता है, बट हम इसे
नॉर्मली एक्स के साथ डिनोट कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस ए, मतलब कि जो वहाँ पर टोटल मोल्स हैं उसमें जो ए के मोल्स की क्या फ्रैक्शन है, ठीक है। तो एक्स ए इज इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को ऊपर रखेंगे और डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, मतलब जितने भी टोटल मोल्स हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट कि अगर दो चीज़ें हैं ए एंड बी है तो दोनों की मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1। अगर हमारे पास ए बी सी भी हो तो इन सभी की मोल फ्रैक्शन को प्लस करेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी तो आंसर आएगा 1, ठीक है। तो वेयर यहाँ पर एन ए यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का क्या फार्मूला है, गिवन मास को हम डिनोट करते हैं बाय द डब्ल्यू और मोलर मास को हम करते हैं एम के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही बी का आ जाएगा डब्ल्यू बी ओवर एम बी, ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद आती है नॉर्मेलिटी। ये क्या होती है, नॉर्मेलिटी में मोलैरिटी के जैसे ही फार्मूला है, बस ऊपर हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। मोल्स की जगह पर हमने क्या रखा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। डिवाइड में तो सेम ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू दी 1000। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फार्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। मोलर मास की जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू दी मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी सब्सटेंस है उसके अकॉर्डिंग एसिडिटी, अगर वो बेस है, अगर वो एसिड है तो उसकी बेसिसिटी, अगर वो कोई सॉल्ट या फिर कोई आयन है तो उसकी वैलेंसी, ठीक है। इनमें से एक चीज हम डिवाइड में रखते हैं, तो ऐसे हम उसका इक्विवेलेंट मास सोल्व कर कर आगे नॉर्मेलिटी सोल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में जो रिलेशन है वो आप लोगों ने याद रखना है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू जो भी हमने यूज करनी है टर्म, बेसिसिटी, एसिसिटी या फिर वैलेंसी वगैरह, वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नॉर्मेलिटी जो है वो मोलैरिटी के बराबर हो सकती है, इक्वल हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, ठीक है, तो इसका मोलर मास है दिस वन, इसकी बेसिसिटी, क्योंकि एसिड है इसमें से 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं, इसकी बेसिसिटी 2 है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना बन जाएगा, 98/2, दैट इज दी 49, ठीक है। तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, 2 इंटू इट्स मोलैरिटी। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है टॉपिक दैट इज द सोलुबिलिटी ऑफ द सॉलिड्स इन द लिक्विड, ठीक है। जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तो उसके साथ रिलेटेड हमें कुछ टर्म्स याद रखनी है। जितना मैक्सिमम सोल्यूट डिसोल्व कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द सोलुबिलिटी, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर क्या होगा, जनरली सोलुबिलिटी इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, बट कुछ साल्ट ऐसे हैं जिनके लिए वो डिक्रीज करती है या फिर जिनका बिहेवियर कुछ अलग होता है, जैसे कि लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट, इनके लिए सोलुबिलिटी डिक्रीज करेगी। इनके आप लोग ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है, इस तरफ जाएगा। और कुछ साल्ट ऐसे हैं जैसे कि सोडियम सल्फेट, जब ये यहाँ पर हाइड्रेटेड होता है तो इसकी सोलुबिलिटी पहले इंक्रीज होती है, ठीक है, और बाद में वो हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जहाँ पर इसका बिहेवियर चेंज होता है दैट इज नोन एज दी ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्लियर है। तो ये था कुछ सोलुबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। अब हम करते हैं गैस इन लिक्विड, दिस इज इंपॉर्टेंट। सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी टेम्परेचर। अगर हम हीट कर देंगे तो गैस की सोलुबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। आप लोग एग्जांपल याद रख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, जो हम यूज़ करते हैं बीवरेजेस, ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो उनको जब तक हम कूल रखते हैं तो उसमें गैस रहती है, अगर हम उसे हॉट कर दें, ठीक है, अगर हम उसे हीट कर दें तो उसकी गैस जो है वो उसमें से बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इस पे अगर हम प्रेशर का इफेक्ट देखें तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल लॉ है दैट इज कॉल्ड द हेनरीज लॉ, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस दैट इज डिसॉल्व्ड इन द given liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas, ठीक है। so mole fraction is proportional to the pressure partial pressure of gas। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट k डैश लगा देते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर p को आगे रखना हो, p की फॉर्म में फार्मूला बनाना हो तो ये बन जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। वेपर प्रेशर partial pressure of that gas is equals to the kh, that is the Henry's law constant into mole fraction of that gas in the liquid, ठीक है। तो P is equals to kh into x आ जाता है।
तो यहाँ पर जो हमारे पास के एच है दैट इज कॉल्ड दी हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और इसके बारे में याद रखना, अगर हम गैस को हीट करते हैं तो सोलबिलिटी डिक्रीज होती है और के एच की वैल्यू अनक्रीज हो जाती है, ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। सो के एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सोलबिलिटी उतनी ही लो हो जाएगी। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत बार ही पूछा जाता है, ठीक है, एमसीक्यूज में। ठीक है, तो आप लोग हेनरीज लॉ की कुछ एप्लीकेशंस ज़रूर रीड आउट कर लेना, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड्स पर, ठीक है, वो तो वहाँ पर हमें जो वहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, या फिर जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स में और कौन सी गैस साथ में रखते हैं, ये सभी एप्लीकेशंस आप लोगों ने रीड आउट ज़रूर करनी है। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स हम इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद है रोल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। अब देखिए रोल्ट ने क्या ला दिए, रोल्ट्स ने ला दिए थे वेपर प्रेशर के साथ रिलेटेड। ठीक है, तो अगर हम दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर लेते हैं ए और बी, ठीक है, देन उनके सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर्स होंगे, ठीक है, सो वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए इन सोल्यूशन इज इक्वल्स टू पी ए, दैट इज इक्वल्स टू पी ए नोड इन टू एक्स ए। अब यहाँ पर पी ए नोड क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए। जब हमने प्योर कंपोनेंट ए ही रखा हो, बी उसमें ना ऐड किया हो, उस वक्त उसका वेपर प्रेशर क्या था, दैट इज द पी ए नोड। ठीक है, और एक्स से उसकी मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन, दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम हम बी का भी सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से सोल्व करना चाहें टोटल वेपर प्रेशर, तो वो हमें अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, सो टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू दी पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू है पी ए नोड एक्स ए और पी बी की वैल्यू हमने लगा दी पी बी नोड एक्स पी, तो ये हमें मिल जाएगा टोटल वेपर प्रेशर। इसको हम ऐसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ग्राफ आपको पेपर में दिया जा सकता है और इस पर बेस्ड आप लोगों को प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इस साइड पर ओनली ए है यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, पी ए नोड। ठीक है, जैसे जैसे हमने इसमें बी ऐड करनी शुरू कर दी, तो ए का प्रेशर ऐसे हो रहा है डिक्रीज और बी का प्रेशर ऐसे हो रहा है अनक्रीज। तो इस साइड पर ओनली बी है, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 हो गया, ओनली बी है यहाँ पर, और इसलिए यहाँ पर प्रेशर कितना बन जाएगा, पी बी नोड। और इन दोनों को ऐड कर कर पी ए और पी बी को हमारा आ रहा है टोटल प्रेशर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर पी ए नोड से शुरू होकर पी बी नोड तक जाएगा। ये ऐसा इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अगर हम इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दें, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा हमने दो ऐड किए थे कंपोनेंट ए और बी, उनमें से एक नॉन वोलेटाइल है जिसके वेपर्स ही नहीं बन सकते, वो होते हैं नॉन वोलेटाइल, तो क्या होगा, उसका तो वेपर प्रेशर ही 0 होगा। तो हमारे जो ए है, मान लीजिए हमने ए में ऐड किया है, जो हमारा होगा सोल्यूशन, उसका वेपर प्रेशर फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है कि नॉन वोलेटाइल सल्यूट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि उसके खुद के तो वेपर्स नहीं फॉर्म होते और वो दूसरे कंपोनेंट के भी वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से मॉलिक्यूल्स को एस्केप होने से रोकना शुरू कर देता है, इसलिए। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हमने रोल्स लॉ को थोड़ा सा चेंज कर लिया। फिर रोल्स लॉ फॉर दी सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, तो सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन के लिए हमने ऊपर फार्मूला किया था कि P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो पी बी तो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो ओनली क्या बचा, P इज इक्वल्स टू पी ए। पी ए का फार्मूला क्या था, पी ए नोड एक्स ए, तो ये बन जाएगा रोल्स लॉ फॉर दी सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? तो इसके बाद आते हैं दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, दैट इज द आइडियल एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन वो सभी सॉल्यूशन जिनमें रोल्स लॉ अबे होगा, नॉन आइडियल जिनमें रोल्स लॉ नहीं अबे होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी चेंज और मिक्सिंग भी 0 होगी, वॉल्यूम चेंज और मिक्सिंग भी 0 होगी। नॉन आइडियल में ये दोनों वैल्यूज नॉट इक्वल टू 0 होंगी। तो आइडियल सॉल्यूशन में ये फार्मूलाज अप्लाई हो जाएंगे रोल्स लॉ वाले, और नॉन आइडियल में ये फार्मूलाज के आंसर अलग अलग आएंगे, नॉट इक्वल टू आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन की एग्जांपल में हमने ऐसे कुछ सॉल्वेंट्स यूज़ करने हैं जो दोनों वोलेटाइल हों और दोनों में एक जैसी फोर्सेस हों, या तो फिर दोनों हों नॉन पोलर या फिर दोनों हों पोलर पोलर, जैसे कि बेंजीन इन टोलुइन, ये इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा नॉट इक्वल का साइन। ठीक है,
तो आगे जब हम इसको और रीड आउट करते हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की दो टाइप्स होती हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आइदर वो शो कर सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन, आइदर वो शो कर सकते हैं नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि उनके रिजल्ट रोल्स लॉ के जो फार्मूला से एक्सपेक्टेड थे उनसे ज़्यादा आएंगे। सो पी ए इज़ ग्रेटर देन दी पी ए नोट एक्स ए, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन में उनके रिजल्ट्स रोल्ट लॉ वाले फार्मूले से छोटे आएंगे। सो पी ए इज़ लेस देन पी ए नोट एक्स ए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए बी इंट्रैक्शन वीक हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो बात आप लोगों के समझने वाली है, देखिए पहले ए कंपोनेंट में ए फोर्सेस होती हैं और बी कंपोनेंट में बी फोर्सेस होती हैं। जब हम इन दोनों को एक दूसरे में कर देते हैं मिक्स, तो जो न्यू फोर्सेस बनती हैं, अगर वो फोर्सेस वीक हैं तो इसका मतलब कि जो वहाँ पर मोलिक्यूल्स हैं वो ईजिली इस्केप कर सकते हैं, तो उनका फिर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो पॉजिटिव डेविएशन आती है। अगर न्यू फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं ए और बी की, तो फिर उनके एस्केप होने की टेंडेंसी लो हो जाती है, ठीक है, मोलिक्यूल्स की, तो वेपर प्रेशर भी लो हो जाता है, तो शो होती है नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है? तो इनकी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पर है इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। अब क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, साइक्लोहेक्सेन उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को आकर ब्रेक कर देता है, तो मतलब उसकी जो न्यू फोर्सेस बनी हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं, तो इसलिए उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और दूसरी तरफ एग्जांपल है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म की। तो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म में जो उनकी पहले अपनी अपनी फोर्सेस थी वो काफ़ी वीक होती हैं, बट जब हम इन दोनों को एक दूसरे में ऐड करते हैं तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके कारण इसकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और इसमें शो होती है नेगेटिव डेविएशन। तो इनकी और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, प्लीज़ बुक से इनकी और एग्जांपल्स रीड आउट कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई भी एग्जांपल पेपर में पूछी जा सकती है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अब देखिए जो सॉल्यूशंस, ठीक है, बॉयल करते हैं एट दी कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, बट उनकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है, ठीक है। सो सॉल्यूशंस विच बॉयल एट दी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड इन दी कंपोजिशन। अब देखिए क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के वेपर्स बनाते हैं, उसको बॉयल करते हैं, मान लीजिए उसमें दो हैं कंपोनेंट ए और बी, तो पहले क्या होता है कि उन दोनों में से एक जो है कंपोनेंट जो कि मोर वोलेटाइल होता है वो जल्दी बॉयल होकर बाहर आना शुरू हो जाता है, तो हमारे सोल्यूशन की कंपोजिशन चेंज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो उसमें से कंपोनेंट वहाँ पर ईजिली वोलेटाइल होकर बाहर आ रहा है उसकी कंपोजिशन उसके अंदर, उसकी जो है अमाउंट उसके अंदर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जितना होना था डिक्रीज उतना हो जाता है, उसके आगे वो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब उसकी कॉम्पोजिशन बाद में क्या होगी, कांस्टेंट बन जाएगी। तो ऐसे जो जो हमारे पास बन जाते हैं सोल्यूशन कि जो बॉयल तो होते रहते हैं बट उनकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है, उनको हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स, ठीक है। तो एजियोट्रोप्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट आपने बस क्या याद रखना है कि जो सोल्यूशन शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन वो बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो इन दोनों की सेम एग्जांपल्स होंगी, ठीक है। जो सोल्यूशन शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन वो बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्लियर है? तो ये दो पॉइंट आप लोगों ने याद रख लेने हैं, इनकी एग्जांपल्स भी वही सेम रहने वाली हैं, इस पर बेस्ड एमसीक्यू या फिर असर्शन रीजन प्रॉब्लम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपको याद होगा, आप लोगों ने पहले चैप्टर अगर किया हो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो सभी प्रॉपर्टीज हैं सोल्यूशन की जो सिर्फ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स पर, ठीक है, एंड नॉट ऑन दी नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। मतलब कि आपने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पर ही डिपेंड करेंगी, ठीक है, चाहे कोई भी सोल्यूट ऐड कर दें, अगर हमने सेम नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए हैं तो सेम प्रॉपर्टी शो होगी। क्लियर है? इसकी चार हमारे पास एग्जांपल्स हैं। सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर कितना का डिक्रीज होता है उसके बारे में हम सोल्विंग करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, पी ए नोड यानी कि प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर माइनस पी ए, मतलब कि उसका जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया उसके बाद प्रेशर, डिवाइडेड बाय दी पी ए नोड, ठीक है। सो ऊपर वाली हम टर्म को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसका रेशो कर दें तो बन गई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको सोल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी नॉन वोलेटाइल सल्यूट। बी के साथ हमने डोनेट किया है हमारे नॉन वोलेटाइल सल्यूट को, ए के साथ हमने डोनेट किया है हमारे सोलवेंट को, ठीक है। क्लियर है?
तो ये जो है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, क्लियर है। तो इसको आगे सोल्व कर कर जब हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का फार्मूला यूज कर लें, उसको हम यूज कर कर यहाँ से मोलर मास ऑफ दी सॉल्यूट सोल्व कर सकते हैं। सो दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बेस्ड आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रॉपर्टी से आप लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला सोल्व करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रख लें, डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ द सोलवेंट, क्योंकि ए है सोलवेंट, बी है सॉल्यूट, एम ए मोलर मास ऑफ द सोलवेंट, और दिस इज द रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, जब हम किसी भी सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि वाटर है, अगर वो 100 पर बॉयल करता है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वो 100 से ऊपर बॉयल करेगा, 102 डिग्री 103 डिग्री पर बॉयल करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सोलवेंट। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनता है, यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू KB, दैट इज द मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इनटू द मोलैलिटी। m से हम क्या डोनेट करते हैं, मोलैलिटी। ठीक है, तो स्मॉल m यहाँ पर यूज की जाती है, दैट इज द मोलैलिटी यूज की जाती है। क्लियर है, तो इसमें अगर हम आगे मोलैलिटी का फार्मूला यूज कर लें तो वो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू दी KB इंटू दी WB इंटू दी 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय दी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड द गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर है, तो ये फार्मूला अच्छे से याद कर लें, क्योंकि जो अगली प्रॉपर्टी में भी सेम फार्मूला आने वाला है उसमें हमारे पास आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। जैसे कि वाटर वैसे तो फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, फिर वो 0 से भी लो टेम्परेचर यानी कि माइनस के किसी टेम्परेचर पर जाकर फ्रीज करेगा अगर हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल्स टू दी TF नोड यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इसका भी फार्मूला सेम है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू दी KF इंटू M। ठीक है, तो इसका भी ये फार्मूला सेम आ जाएगा, सिर्फ आप लोगों ने KF और यहाँ पर B की जगह पर F लिखा है, बाकी पूरा फार्मूला सेम है क्योंकि मोलैलिटी के ऊपर ही ये करेगा डिपेंड। ठीक है, क्लियर है, तो इससे हम कुछ और एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं जो कि ऑटोमोबाइल्स होते हैं, हमारे व्हीकल्स होते हैं, उनके इंजन में जो हमने कूलिंग जो यहाँ पर सोलवेंट ऐड करते हैं, ठीक है, उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं इन दी वाटर, क्योंकि उसके साथ उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है और वो इतनी जल्दी फ्रीज नहीं होता। अगर हम प्योर वाटर ऐड करेंगे तो वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसके साथ के हमारे व्हीकल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है दैट इज दी ओस्मोसिस। ठीक है, अब ओस्मोसिस क्या होती है, ओस्मोसिस इज द सिंपल प्रॉपर्टी, सोलवेंट मूव करता है, कौन मूव करता है, सोलवेंट, थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में से फ्लो करता है, कौन से पार्ट से फ्लो करता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट टू दी हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, जिस तरफ लो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट होगा, मतलब जहां पर हमारा प्योर सोलवेंट होगा, उसमें से सोलवेंट मूव कर जाएगा टुवार्ड्स द सॉल्यूशन जहां पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट होगी। ठीक है, क्लियर है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इसको बनाकर भी दिखाया हुआ है कि सोलवेंट मूव करेगा फ्रॉम दी लो कंसंट्रेशन पार्ट टू दी हायर कंसंट्रेशन पार्ट। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में से, जैसे कि अगर हम एग को रख देते हैं सिंपल वाटर में, तो बाहरला जो वाटर है उसकी लो कंसंट्रेशन है, जो एग के अंदर होता है सोलवेंट उसकी हायर कंसंट्रेशन होती है, तो बाहर का वाटर उसके अंदर जाना शुरू हो जाता है, तो एग हमारा स्वेल कर जाता है। अगर हम एग को रख देंगे साल्ट सोल्यूशन में तो बाहर वाले की हायर कंसंट्रेशन होगी, एग के अंदर लो कंसंट्रेशन है, तो फिर एग के अंदर से सोलवेंट बाहर निकल जाएगा और एग हमारा छोटा हो जाएगा, एग श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों, फ्रूट्स में भी ऐसा होता है, फ्रूट्स को वाटर में रख देते हैं तो उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, स्वेल कर जाते हैं, तो ये सभी एग्जांपल्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें से हम सोल्व करते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। अगर हमें ओस्मोसिस में सोलवेंट को दूसरी तरफ जाने से रोकना हो
तो हमें इस साइड पर कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल पाई। ठीक है, पाई इज प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, पाई इज इक्वल टू दी सी इंटू आर इंटू टी। सी हमारी क्या है, यहाँ पर मोलैरिटी है, मोलर कंसंट्रेशन। आर है गैस कांस्टेंट, टी है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन दी केल्विन्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर सी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज दी नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय दी वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मास का फार्मूला यहाँ से सोल्व कर लिया, मास ऑफ द सॉल्यूट को इस तरफ ले आए और ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर रख लिया। तो यहाँ से भी आप लोग मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। आर की वैल्यूज को न्यूमेरिकल्स में आपको या तो दी होगी या फिर आपको याद रखनी पड़ेगी, तो ऐसे आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कुछ और हमारी सिंपल सी टर्म्स हैं रिलेटेड ऑस्मोसिस के साथ। ठीक है, जिन सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। जिसका ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक, उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। जिसका लो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज नोन एज दी हाइपोटोनिक। इनमें से एक याद रख लेना तो आपको दूसरा फिर खुद ब खुद याद आ जाएगा। एक होता है हमारे पास सलाइन वाटर। ठीक है, सलाइन वाटर होता है 0.91% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ द NaCl। ये आइसोटोनिक होता है हमारे फ्लूइड्स ऑफ द RBC के, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके फ्लूइड्स के साथ ये आइसोटोनिक होता है। इसीलिए जितने भी इंजेक्शन हमें दिए जाते हैं वो हमें सलाइन वाटर में ही दिए जाते हैं, ताकि वहाँ पर ऑस्मोसिस ना हो, ताकि हमारे RBC हैं जो वो ना ही वहाँ पर स्वेल करें और ना ही वहाँ पर श्रिंक करें। अगर हम कुछ अलग यूज़ करते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अलग होगा तो वो या तो वो हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, या फिर वो श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फिर आती है रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस में क्या होता है कि हम ओस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके साथ क्या होगा कि जो हमारी सोल्यूशन वाली साइड थी, ठीक है, इस साइड से सोलवेंट मूव होकर दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मतलब कि हमारे सोल्यूशन में से सोलवेंट प्योर सोलवेंट की ओर जाएगा, तो हमारा जो है वो मान लीजिए हमारे पास है वाटर है तो वो हमारा साफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम रिवर्स ओस्मोसिस यूज़ करते हैं वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए। RO इसे इन शॉर्ट हम बोलते हैं। हमारे जितने भी वाटर प्योरीफायर्स आते हैं उनमें RO वाला सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके साथ डिसैलिनेशन ऑफ वाटर की जाती है, मतलब कि वाटर में से सॉल्ट्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये था आपके लिए इस चैप्टर का एक रिवीजन पार्ट। तो इसकी कुछ अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ से कुछ एक्सप्लेन करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सोल्यूशन में से। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास के सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज इन वाटर इज द 10% वेट बाय वेट। द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.20 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट। तो हमें इसका यूज करना आता हो कि हमें क्या दी है, मास परसेंटेज दी हुई है। इसका क्या मतलब होता है, 10% ग्लूकोज इन वाटर वेट बाय वेट का मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो 100 ग्राम में से हमारा सोलवेंट का फिर मास कितना आ गया, 100 माइनस 10 दैट इज दी 90 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पर मोलैलिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला होता है मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोलवेंट इनटू 1000। ठीक है, तो मोल्स हमारे कैसे आएंगे, गिवन मास ऑफ द सल्यूट वो कितना है 10 ग्राम। ठीक है, और डिवाइडेड बाय दी मोलर मास ऑफ द सल्यूट कितना होगा, ग्लूकोज का याद रखना होगा 180, तो उसके साथ हम कर देंगे डिवाइड। सो इन दोनों की जीरो कैंसिल होगी, तो आप लोग आगे सोल्विंग कर ये आंसर निकाल देंगे। फिर आएगी हमारे पास मोलैरिटी। अब देखिए मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो मोल्स वाला तो सेम रहेगा। ठीक है, गिवन मास बाय 180 आ जाएगा, वो तो सेम रहेगा ऊपर जैसे हमने किया। अब वॉल्यूम के लिए हमें यूज करनी होगी डेंसिटी, जो हमें स्टेटमेंट में दी हुई थी 1.20। सो नाउ मास ऑफ द सोल्यूशन यहाँ पर यूज करना है। सोल्यूशन का मास है 100। ठीक है, तो 100 बाय 1.20, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 83.3 ml। तो ये हमने वॉल्यूम निकाली फ्रॉम मास ओवर डेंसिटी से, ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सोल्व कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है,
तो अब हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें इनके मोल्स निकालने होंगे। मोल्स ऑफ द ग्लूकोज तो हम ऊपर सोल्व हमने 2-3 बार पहले ही कर लिए हैं। गिवन मास कितना है उसका 10 बाय आ जाएगा 180, ठीक है। और मोल्स ऑफ द वाटर, वाटर का गिवन मास कितना है, दैट इज दी 90, और उसका मोलर मास कितना है 18 होता है, ठीक है। तो उसको डिवाइड करेंगे, 5 आ गया। सो नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज ऊपर रखेंगे और डिवाइड में दोनों के मोल्स ऐड कर लेंगे। ऐसे ही आप लोग मोल्स ऑफ वाटर भी सोल्व कर सकते हैं। वाटर के मोल्स ऊपर रखेंगे, डिवाइड में दोनों को प्लस करेंगे, तो ऐसे आपके यहाँ से आंसर बन जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल की हमें मोल फ्रैक्शन सोल्व करनी है इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग दिस परसेंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। तो फिर से वही बात है, दिस परसेंट बाय मास दिया है, मतलब कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है 80 ग्राम वाटर में। दोनों के हम मोल्स निकाल लेते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास सोल्व कर लें, ठीक है। फॉर्मूले से वो आ गया 62। दोनों के आप लोगों ने मोल्स सोल्व कर लेने हैं, ठीक है। और मोल्स से हमारी इजीली यहाँ पर सोल्विंग हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल है 20 ग्राम ओवर इसका मास है 62, और मोल्स ऑफ दी वाटर है 80 ग्राम ओवर 18। तो यहाँ से आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स ऊपर रखेंगे, डिवाइड में दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर कर इन सभी न्यूमेरिकल्स को अच्छे से रीड आउट कर लें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ यूजफुल रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद एक और करते हैं प्रॉब्लम। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट, ठीक है। डेंसिटी है उसकी दिस वन, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द 1 लीटर ऑफ द 0.2 मोलर H2SO4। हमें एक सोल्यूशन बनाना है 1 लीटर, उसकी मोलैरिटी होनी चाहिए 0.2 मोलर H2SO4। इसको बनाने के लिए हम कितना सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करें, जो कि 80% बाय मास दिया हुआ है। तो 80% बाय मास वाले की हमें मोलैरिटी सोल्व कर लेनी है, बाद में हम उसे चेंज कर लेंगे 0.2 वाले में, ठीक है। तो 80% का मतलब 80 ग्राम हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, 20 ग्राम हो गया वाटर, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूशन है 100 ग्राम, डेंसिटी हमें दी गई है 1.80। यहाँ से हम निकालेंगे वॉल्यूम, क्योंकि हमें निकालनी है मोलैरिटी, मोलैरिटी में तो वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। सो नाउ सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास भी है हमारे पास, तो हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू दी 1000। तो 80 बाय 98, और हमारी वॉल्यूम आई थी 55.5। तो ये सभी वैल्यूज यूज कर कर हमारे पास आ गया 14.7 मोलैरिटी वाला हमारे पास है ये सोल्यूशन। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस सोल्यूशन का हमने V1 ml यूज कर लिए वॉल्यूम, और इसे हमें चेंज करना है इनटू दी 1000 ml ऑफ दी 0.2 मोलर सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे मोलैरिटी इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ गया M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। तो M1 है हमारी 14.7, V1 हमें सोल्व करनी है, और ये दोनों दूसरी तरफ यहाँ से सोल्व करेंगे। तो ओनली 13.60 ml आपको यूज़ करना है, हाँ, ठीक है। अपना सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी का उसमें ऐड कर देना है वाटर। तो उससे आपका यहाँ पर बन जाएगा जो है वो 1 लीटर ऑफ दी 0.2 मोलर H2SO4। क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है वेपर प्रेशर के ऊपर प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एट ए सर्टन टेम्परेचर इज दिस वन। अब ये देखिए, ये है प्योर बेंजीन, बेंजीन को हम ए अज्यूम कर लें, तो ये हो गई हमारी वैल्यू ऑफ द PA नोड, ठीक है। ए नॉन वोलेटाइल सल्यूट वेइंग 0.5 ग्राम, ठीक है, इज एडेड टू दी 39 ग्राम ऑफ दी बेंजीन। तो हमने वेट ऑफ द सल्यूट कितना यूज कर लिया 0.5, और वेट ऑफ द बेंजीन हमने कितना यूज कर लिया 39 ग्राम। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज देन दिस वन, ठीक है। बाद में उसका वेपर प्रेशर इतना हो गया, सो दिस इज अवर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, हमें सोल्यूट का मोलिकुलर मास सोल्व करना है। तो हमारा सिंपल जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को याद करने को बताया था, वही हमारा यहाँ पर यूज हो जाएगा। सो ये हो गया हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, PA नोड है, PA है, WB है, WA है, और हमारे पास MA यानी कि बेंजीन का मोलर मास आपको खुद सोल्व करना होगा, वो भी है। सोल्यूट का मोलर मास हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या था कि MB इज इक्वल्स टू दी WB इंटू MA ओवर WA इंटू दी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो
तो ये मैंने आपको फार्मूला ऊपर ही बता दिया था। इसमें सभी वैल्यूज़ आप लोगों ने यूज़ करनी है और वैल्यूज़ यूज़ करने के बाद आपकी सोल्विंग होकर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि न्यूमेरिकल की सोल्विंग का काम आप लोगों का खुद का है। मैं सिर्फ आप लोगों को आइडिया बता रहा हूँ कि आप लोगों ने स्टेटमेंट में से क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है और कौन सा फार्मूला यूज़ कर कर आपने उसे सोल्व आउट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन इज दिस वन। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि ये हो गया हमारे पास TB नोट। ठीक है, when 1.80 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन दिस ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये हो गया हमारा WB और ये हो गया हमारा WA। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू दिस वन, ये हो गया TB मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। अब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर कर पहले क्या निकाल लेंगे, एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट, TB माइनस TB नोट, तो 0.88 का चेंज आया है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, केबी की वैल्यू हमें बताई गई है। केबी की यूनिट्स भी याद रख लेना, ये भी पेपर में बहुत बार ही पूछी जाती हैं। ठीक है, ऊपर हमारा स्किप हो गया था। केबी और केएफ की यूनिट्स आप लोग याद रख सकते हैं, सेम होती हैं दोनों की, तो ये बात आप लोगों ने जरूर याद रखनी है। और केबी और केएफ सिर्फ सोलवेंट के बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ द सोलवेंट, केबी एंड केएफ। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पर दी गई है, हमें सोल्व करना है MB, तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा। WB हमें दिया हुआ है, WA दिया हुआ है, MA बेंजीन का मोलर मास हमने सोल्व कर लिया, डेल्टा TB है, KB की वैल्यू दी गई है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे सिंपली। सभी वैल्यूज़ आप लोग इसमें यूज़ करें तो आपका MB का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में से आप लोग इसे इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के साथ ही आप लोगों को यहाँ पर आएगा अच्छे से। ठीक है, तो ऐसी एक और प्रॉब्लम है, 0.643 ग्राम ऑफ द कंपाउंड व्हेन एडेड टू द 50 ml ऑफ बेंजीन, उसकी डेंसिटी दी हुई है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम दिस टू दिस, कैलकुलेट द मोलर मास। अब सबसे पहले गिवन मास ऑफ द सोल्यूट दिया हुआ है। ठीक है, और हमने चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को सोल्व कर लिया, वो हमारा आ गया डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नोड माइनस TF, ये दोनों को करेंगे माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.48। अब दूसरी तरफ देखिए, हमें दी हुई है यहाँ पर वॉल्यूम दी हुई है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बेंजीन कितनी है, 50 ml, और हमें साथ में दी हुई है डेंसिटी, तो हम इसको यूज़ कर कर पहले मास निकालेंगे, तो मास हमारा आ जाएगा 0.879 इंटू 50, तो यही हमारी WA की वैल्यू बन जाएगी। गिवन मास ऑफ द जो होता है सोलवेंट, वो हमने ऐसे निकाला फ्रॉम दी वॉल्यूम एंड दी डेंसिटी, तो इसकी मल्टीप्लाई को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर इसका आंसर आपका आएगा 43.95। ठीक है, तो बाद में हमने फार्मूला अप्लाई करना है सिंपली MB का, तो ये इसमें एक था न्यू पार्ट कि हमें वॉल्यूम ऑफ द सोलवेंट दी हुई थी और सोलवेंट की दी हुई थी डेंसिटी, उससे हमने मास ऑफ द सोलवेंट निकाल लिया, तो बाद में आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया, तो आपका आंसर सोल्व होकर बन जाएगा 156.5005। ठीक है, क्लियर है? तो सोल्विंग का काम आप लोगों ने खुद कर लेना है। ओके, तो आगे चलते हैं, एक और कर लेते हैं यहाँ पर 100 मिलीग्राम। ठीक है, 100 मिलीग्राम ऑफ द प्रोटीन इज डिसॉल्व्ड इन जस्ट इनफ वाटर टू मेक द 10 ml सोल्यूशन। ठीक है, इफ दिस सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस वन, तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, मोलर मास हमें सोल्व करना है, R की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, एंड यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन हमें दिया गया है और मास ऑफ द हमें मास ऑफ द सोल्यूट दिया गया है, तो सब कुछ हमारे पास है, बस हमें सोल्व करना है मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो हमें क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, वॉल्यूम दी गई है, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट इन दिया गया था इन द मिलीग्राम्स, तो हमने चेंज कर लिया इन ग्राम्स, टेम्परेचर को चेंज कर लिया इनटू द केल्विन। ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर है उसको हम यहाँ पर mm ऑफ Hg में है, तो हम 760 के साथ डिवाइड कर कर उसे हम चेंज कर लेंगे इनटू दी एटमॉस्फेरिक, क्योंकि R की वैल्यू हमें एटमॉस्फेरिक वाली दी हुई थी इसलिए। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो वॉल्यूम यहाँ पर V है, वो होती है इन दी लीटर, अगर हम ml में यूज़ करना चाहें तो ऊपर हम लगा लेंगे 1000, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से आप लोग MB को सोल्व कर लें, तो MB का आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये एक प्रोटीन है तो इसका मोलर मास काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, अप्रोक्सीमेटली 14,000 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसकी सोल्विंग कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल आपके लिए और है, ठीक है, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर है वो। ए 5% बाय मास ऑफ द केन शुगर is isotonic with 0.877% solution of substance X. Find the molecular weight of X. अब देखिए यहाँ पर आइसोटोनिक होने का मतलब क्या होता है कि दोनों में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, तो हमें सिंपली उनके नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं केन शुगर। तो केन शुगर के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला बन गया नंबर ऑफ मोल्स दैट इज द गिवन मास इज द 5 एंड डिवाइडेड बाय दी 342 उसका मोलर मास। आर टी और वी को हमने ऐसे ही रखा। ऐसे ही सिमिलरली जो हमारा सब्सटेंस एक्स है उसके लिए हमने ये वैल्यू सोल्व कर ली। गिवन मास उसका ये था और डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। अब इन दोनों को अगर हम यहाँ पर इक्वल करते हैं तो आर टी ओवर वी तो एक दूसरे के साथ हो जाएंगे कैंसल, तो 5/342 इज इक्वल्स टू दिस वन। तो यहाँ से हमारा एम बी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल इजी होती हैं। अगर आप लोगों को फार्मूलाज आते हैं तो आप लोग इजीली इन्हें सोल्व कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और साथ में आप लोगों को सॉल्यूशंस के एमसीक्यू की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप लोगों ने ज़रूर देख लेनी है। अगर न्यू वीडियो आती है तो वो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो उन सभी वीडियोज़ को आप लोगों ने ज़रूर देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।